हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइमेटिक्स। मैं कनिका आपकी साइंस टीचर एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। आई होप जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हमने एसिड बेसिस की कुछ न्यू डेफिनेशंस पढ़ी थी। ठीक है, कैसे क्या क्या था आपने उस लास्ट वीडियो में आपने देख ही लिया होगा और आपको क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है, आज हम क्या करने जा रहे हैं। आज हम अपने चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट को आगे लेकर चलेंगे। आज हम पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। पीएच स्केल का क्या यूज़ है एसिड बेस को डिफाइन करने में, इन सब के बारे में जो है पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को एंड तक देखना पूरी पीएच स्केल के बारे में समझने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा है पीएच वाला जो टॉपिक है। आपके जो है बड़ी क्लासेस में भी ये टॉपिक जो है जरूर यूज़ होगा। पीएच के ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे बड़ी क्लासेस में, तो बेसिक है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल केयरफुल होकर एंड तक देखना है और कुछ चीज़ें जो मैं आपको नोट कराऊंगी उन्हें नोट भी करना है। ठीक है, और जो बच्चे नए आए हैं, जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब वीडियोस के पिछले लिंक प्रेजेंट है। लिंक पर क्लिक करिए और पिछली वीडियोस को ज़रूर देखिए। ठीक है, और जिस बच्चे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मेरी वीडियोज़ की मिल सके। ठीक है, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, ध्यान से सुनना। चलिए देखते हैं क्या है टॉपिक में। हाँ जी बच्चों, सबसे पहले तो आपके एनसीईआरटी की बुक में अगर आप देखोगे तो टॉपिक मेंशन होगा हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड बेस एंड बेसिस सोल्यूशन, कि कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं एसिड और बेसिस के सोल्यूशन। ठीक है, इसके पहले मैं आपको इस टॉपिक पे जाने से पहले आपसे कुछ पूछना चाहूँगी। एक चीज़ हमने क्या किया है, 2 टेस्ट ट्यूब कंसीडर कर लिए है। ये एक टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, ठीक है, और एक टेस्ट ट्यूब हमारे पास ये है। ठीक है, अब इनके अंदर एक के अंदर एसिड है, एक के अंदर बेस है, जो आपको पता नहीं है, मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ लिख दिया है कि एसिड बेस है। अब आप बता सकते हो किस टेस्ट ट्यूब में एसिड है, किस टेस्ट ट्यूब में बेस है? हाँ, ये तो इजीली बता सकते हो। स्टार्टिंग में हमने जो पहली वीडियो पढ़ी थी उसमें इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था। कितने सारे तो इंडिकेटर्स हमने पढ़े थे मैम, नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़े थे। ठीक है, तो मतलब कि हम पता लगा सकते हैं कि एसिड है बेस है, सिंपल लिटमस पेपर से ही पता लगा सकते हैं, है ना। कैसे बातें कर रहे हो मैम, आपने बता तो दिया है कि इंडिकेटर की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पुट करूँ, अगर ये टेस्ट ट्यूब है, इन दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिड है, इसके अंदर भी एसिड है और इसके अंदर भी एसिड है, दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर आपके पास एसिड प्रेजेंट है। अब मैं आपसे पूछूं, इन दोनों में से किस टेस्ट ट्यूब के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड है? विच एसिड इज स्ट्रॉन्ग? कौन सा एसिड इन दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर से स्ट्रॉन्ग है? उस स्ट्रॉन्ग एसिड का आप पता कैसे लगाओगे पता? इस वाली वीडियो में हम इस टॉपिक में यही पढ़ेंगे। इस टेस्ट ट्यूब में हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है, ये हम पता लगाएंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से। किसकी हेल्प से? यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से हम पता लगाएंगे इन टेस्ट ट्यूब के अंदर से कौन सी एक टेस्ट ट्यूब ऐसी है जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास प्रेजेंट है। तो आपने क्या करना है, ध्यान से सुनना है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, चलिए बताते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है। जी बच्चों, यूनिवर्सल इंडिकेटर आपके पास क्या है, जैसे कि मैंने आपसे बात की, अगर आपके पास टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में 2 तरह के आपके पास एसिड पड़े हुए हैं और आपको पता लगाना है कौन सा एसिड इसमें जो प्रेजेंट है वो स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। तो हम कैसे पता लगाएंगे? यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से। अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है क्या हमारे पास? यूनिवर्सल इंडिकेटर वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। जो आपके पास बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर है, उस यूनिवर्सल इंडिकेटर में बहुत तरह की डाइज हैं, बहुत तरह के इंडिकेटर्स प्रेजेंट है। आप इस पिक्चर में वो देख सकते हैं। आप दिख रहे हैं ना आपको कितने सारे कलर हैं इस यूनिवर्सल इंडिकेटर के, है ना। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि सेवरल इंडिकेटर्स का कलर बना है और हर एक इंडिकेटर का डिफरेंट कलर है, आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। ठीक है, अब द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन। जैसे नज़र आ रहा है कि
कलर हैं अलग अलग, और कंसंट्रेशन आयन से अभी हम इसकी आगे बात करेंगे कि कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की इन सोल्यूशन में अलग अलग है। ठीक है, नोट कर लीजिए से यहाँ से इसके बारे में। वैसे तो आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर ये दिया हुआ है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, अलग अलग कलर के बना हुआ है, बहुत सारे कलर हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर है, बहुत सारे डाइज हैं, जैसे कि आपने पिक्चर में देखा है। अब क्या करें हम इस यूनिवर्सल इंडिकेटर का हमने यूज़ कैसे किया है। जैसे मैंने आपसे बात की थी कि 2 टेस्ट ट्यूब हैं, इनके अंदर डिफरेंट एसिड पड़े हुए हैं, मतलब कि एसिड्स हैं दोनों में, हमें पता लगाना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। तो हमने ये जो पिक्चर में आपको देखा है यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसमें से एक येलो कलर की स्ट्रिप उठा के इसमें डाल दी है। अब ये मत कहना मैम ये तो रेड स्ट्रिप है, मार्कर यही है। तो मैंने क्या किया है, ये येलो कलर की स्ट्रिप मैंने उठाकर इन दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दी है इसमें से। अब मैं क्या देख रही हूँ, जब मैंने इस ए वाली स्ट्रिप में से इंडिकेटर को, मतलब इसको स्ट्रिप को बाहर निकाला है, ये इसने कौन सा कलर देना स्टार्ट कर दिया है, ये इसने कौन सा कलर, मैंने क्या करा, दोनों के अंदर एक येलो कलर की स्ट्रिप को मैंने डाल दिया है। अब आपको जो पहली वाली स्ट्रिप है, ये इसने अपना कलर को चेंज कर लिया है। ये मान लो ये ऑरेंज कलर की कलर दिया है इसने, ऑरेंज मान लो इसको, मैंने लिख तो दिया है ना, कलर नहीं है ऑरेंज, कोई बात नहीं। और इस वाली स्ट्रिप ने, इस वाले जो दूसरी वाली में है, इसने कौन सा कलर दिया है, रेड कलर दिया है। मैंने क्या किया था, मेरे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर था, उस यूनिवर्सल इंडिकेटर में से मैंने येलो कलर की स्ट्रिप निकाली, मैंने दोनों टेस्ट ट्यूब में उस स्ट्रिप को डिप कर दिया है। पहली वाली जो स्ट्रिप है उसने ऑरेंज कलर दिया है और दूसरी वाली स्ट्रिप है उसने रेड कलर दिया है। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक चीज़ तो पता लगी होगी, यहाँ से आप लगा सकते हो पता कि जैसे ही हमने इसके अंदर इंडिकेटर लिया है, हमने डाला है, तो इसने कलर चेंज कर लिया। आप कहोगे मैम ये क्या चीज़ है, इंडिकेटर को जो है कलर, जब हम पहले सिंपल इंडिकेटर की बात कर रहे थे, कुछ भी लिया था लिटमस पेपर, कलर तो उसमें भी चेंज हो रहा था। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो जो है हर एक, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है आपको हर एक चीज़ में, कुछ भी चीज़ हो, सॉल्ट हो, एसिड हो, बेस हो, सब में कलर देगा और सब में कलर उसका अलग अलग ही होगा, डिफरेंट कलर देगा। अब देखो यहाँ पे दोनों एसिड ही थे लेकिन कलर तो इसने अलग दिया ना। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि जो इंडिकेटर है यूनिवर्सल इंडिकेटर, वो हर एक चीज़ का जो है डिफरेंट कलर देता है, अलग अलग कलर आपको हर चीज़ के मिलते हैं। ठीक है, अब इसे नोट करो यहाँ से, मैं आपको आगे बताती हूँ फिर। जी बच्चों, मैंने जैसे बात की है कि यूनिवर्सल जो स्केल है, आपको जो यूनिवर्सल स्केल है ये आपको डिफरेंट कलर देगा, डिफरेंट सब्सटेंस के। ठीक है, इस यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से हमने क्या कर लिया है, हमें अलग अलग जो चीज़ें हैं, अलग अलग सब्सटेंस को टेस्ट कर दिया, हर एक सब्सटेंस का हमें अलग अलग कलर मिल गया है। तो उस कलर की हेल्प से हम क्या इंडिकेट करेंगे, पीएच फाइंड करेंगे। ठीक है, पीएच कैसे फाइंड करेंगे, ये आपके पास स्केल दिया हुआ है, इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, ये आपको स्केल दिया हुआ है, स्केल के ऊपर पीएच स्केल है, डिफरेंट कलर जो है आपके पास बने हुए हैं। ठीक है, ये डिफरेंट कलर्स बने हुए हैं, मैं बोर्ड पे भी बना देती हूँ, ये डिफरेंट कलर्स बने हैं, बोर्ड पे देख लीजिए। अब इस पीएच स्केल की वैल्यू क्या है, 0 से 14 वैल्यू, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से आपको अलग अलग कलर मिलेंगे, उन कलर को आप कहाँ डिटरमाइन करोगे, उसको कलर की हेल्प से आप उसका पीएच निकालोगे। ठीक है, अब ये पीएच क्या है, पीएच का क्या कंसेप्ट है वो हम पढ़ेंगे अभी ब्रीफली। अब यहाँ से पीएच निकालेंगे, ये पीएच स्केल है, पिक्चर में आप देख सकते हो, और देखो इसकी वैल्यूज़ क्या है, 0 से 14 है, और जो 0 वाली वैल्यू है जो स्टार्टिंग है, ये कैसा है, हाईली एसिडिक, और जो 14 वाला है ये आपका कैसा है, बेसिक। यहाँ से ऐसे स्टार्ट है। ठीक है, अब देखो मान लो ये इसका कलर है ऑरेंज, ये ऑरेंज कलर है, ये आपका रेड कलर है, पिक्चर में देखो जैसे आपको दिख रहा है।
ये ऑरेंज कलर है, रेड कलर है। अब हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली थी, जैसे कि ये 2 टेस्ट ट्यूब ली थी। जब हमने स्ट्रिप को डिप किया था इसके अंदर, इसका कलर कौन सा हो गया था? इसका कलर हुआ था ऑरेंज। इसका कलर कौन सा हुआ था? रेड। इसका यहाँ से रेड कलर हुआ था। अब देखो ये ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर की पीएच की वैल्यू कितनी है? 0। तो यहाँ से पीएच कितना आ जाएगा आपका? 0। और रेड कलर है, ये रेड कलर है, रेड कलर की पीएच की वैल्यू कितनी है? 1। तो इसका पीएच कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। पिक्चर में भी देख सकते हो। तो हमने क्या करा, इसकी हेल्प से हमने पीएच को फाइंड आउट कर लिया कि जो पहली वाली का पीएच है वो 1 आया, 0 आया, दूसरी वाली का पीएच क्या आया है? 1 आया। ठीक है, या उल्टा हो गया यहाँ से। मान लो ये पिक्चर में दिख रहा होगा आपको, रेड है, ये ऑरेंज है। तो पहली वाली का पीएच कितना आया है? रेड वाली का कितना पीएच है? इसका 1 है, इसका 0 है, इसका 1 है, इसका 0 है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप इसकी जगह बेसिक सोल्यूशन लिए है, आपने 2 टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर आपने बेसिक सोल्यूशन लिया तो उस बेसिक सोल्यूशन का भी आप पीएच फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे स्ट्रिप डालिए, उसका कलर आएगा, तो पीएच की हेल्प से आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो? उसका पीएच निकाल सकते हो कि कलर क्या दिया है, कलर के अकॉर्डिंग ही पीएच स्केल दिया है। पीएच स्केल में पीएच वालों की वैल्यू लिखी हुई है। पीएच की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है? 0 से 14 तक स्टार्ट है। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? उसका पीएच निकाल सकते हैं। अब ये मैम आपने बोल तो दिए है पीएच निकाल सकते हैं, लेकिन ये पीएच है क्या, ये भी तो पता होना चाहिए ना हमें। चलिए देखते हैं पीएच क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। हाँ जी बच्चों, यहाँ से पीएच स्केल की डेफिनेशन देख सकते हो। यहाँ से पढ़ते हैं। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरल फ्रॉम 0 वेरी एसिडिक टू 14 वेरी अल्कलाइन। कि ये पीएच स्केल पे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? हम जो है पीएच स्केल पे पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं जिसकी वैल्यू 0 से 14 है। ये तो अभी तक क्लियर कर दिया है। 0 वाली यानी कि वेरी एसिडिक और 14 वाली यानी वेरी अल्कलाइन हो या फिर बेसिक। कि 14 पे क्या है? अल्कलाइन है या फिर बहुत ज़्यादा बेसिक है। अब देखो, अ स्केल ऑफ मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सोल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल हैज़ बीन डेवलप्ड। ये अभी आयन की कंसंट्रेशन कैसे निकालती है ये भी मैं आपसे बात करूँगी इसके बारे में। पहले देखो, द पीएच स्केल स्टैंड्स फॉर पोटेंस। जो पीएच स्केल का पी है वो पोटेंस के लिए स्टैंड करता है, और इन जर्मन पोटेंस का मतलब क्या है? पावर है पोटेंस का मतलब। ठीक है, अभी आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि मैम अगर अब हमने पिछली बात की थी 2 टेस्ट ट्यूब की, जब हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली थी, ये फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब है, ये सेकंड वाली टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, इसमें तो पीएच की वैल्यू आपकी 0 आ गई थी, इसकी पीएच की वैल्यू आपकी 1 आ गई थी, ऐसे आई थी। तो मैम हम कह सकते हैं कि अगर पीएच की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, वेरी एसिडिक। और अगर पीएच की वैल्यू 1 है तो यानी वो उससे कम एसिडिक है ना। तो आप इसका कंसेप्ट यहाँ से कोरिलेट करोगे, है ना। हाँ बच्चों, ऐसा भी है और ऐसा नहीं भी है। ऐसा हम कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। ठीक है, आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यही बोलोगे कि अगर 0 है तो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, 1 है तो उससे कम एसिडिक होगा। ठीक है, तो मैं आपको कुछ 2 ऐसे एक्सप्रेशन बताऊंगी जो आपने अपने बिल्कुल माइंड में याद रख लेने हैं, और इन एक्सप्रेशन का ना आपका हाई क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो 2 एक्सप्रेशन को बिल्कुल घोट के पी लो, बिल्कुल याद कर लो कि ये जो है बिल्कुल आपको याद रखना है, यूज़ होगा। तो उन 2 एक्सप्रेशन की मैं आपको से बात करती हूँ, नोट कर लेना उसको। एक्सप्रेशन को आपकी बुक में नहीं दिया हुआ वो एक्सप्रेशन आपको याद रखने हैं और उसका आपका यूज़ होगा। तो पीएच स्केल की डेफिनेशन भी यहाँ से एक बार नोट कर लीजिए। जी बच्चों, आपको 2 ऐसे एक्सप्रेशन है ना आपको जो याद रखने हैं कि पावर ऑफ एसिड्स मतलब कितने ज़्यादा एसिड पावरफुल हैं। ठीक है, और पावर ऑफ बेसिस का मतलब कितने ज़्यादा बेस आपको गिवन है वो उसकी पावर। तो पावर ऑफ एसिड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पीएच वैल्यू के। इन्वर्स वाला रिलेशन तो आप समझते होंगे, मैं आपको बता देती हूँ। अगर एक ए नंबर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बी के। नंबर में कुछ भी ले लो, अल्फ़ाबेट है। इन्वर्सली रिलेशन का मतलब क्या होता है? अगर ए की वैल्यू बढ़ेगी तो बी की वैल्यू कम होगी, अगर ए की वैल्यू बढ़ेगी तो बी की वैल्यू कम होगी, अगर ए की वैल्यू कम होगी तो बी की वैल्यू
बड़ी होगी, यानी उल्टा रिलेशन है। अगर ए ज़्यादा होगा तो बी कम होगा, अगर ए कम होगा तो बी ज़्यादा होगा। तो ये इन्वर्सली वाला रिलेशन है। और डायरेक्ट रिलेशन की क्या बात होती है? अगर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, तो यहाँ से अगर ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, ए कम होगा तो बी भी कम होगा। तो यहाँ से आप जो फर्स्ट वाला पॉइंट देख सकते हो कि जो एसिड्स की पावर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पीएच वैल्यू के, ठीक है। और बेसिस की पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पीएच वैल्यू के। यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ। मान लो आपके पास एक एसिड है ए और एक एसिड है बी, ठीक है। एक एसिड है ए, एक एसिड है बी। एसिड ए की पीएच वैल्यू है 0 और एसिड बी की पीएच वैल्यू है 1, ठीक है। अब देखो इस रिलेशन से इस किसकी कम वैल्यू है? इस वाले की कम है ना, लेस पीएच है, तो इसकी एसिड की पावर क्या होएगी? ज़्यादा। ये ज़्यादा पावरफुल है, मोर पावरफुल। ये लेस पावरफुल है, ये लेस पावरफुल है इस ए वाले की कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखा है कि अगर पीएच की वैल्यू कम होगी एसिड की पावर ज़्यादा होगी। पीएच वैल्यू कम, एसिड की पावर ज़्यादा, पीएच वैल्यू ज़्यादा, एसिड की पावर कम। तो समझ में आया यहाँ से रिलेशन। सिमिलरली अगर मेरे पास दो बेसिस है, बेस 1 बेस बी, ठीक है। मान लो इसका पीएच है 8 या इसका पीएच है 10, इसका पीएच है 12, इसका पीएच 10, इसका पीएच 12। अब मेरे को बताओ किसकी पावर ज़्यादा होएगी? किसकी पावर ज़्यादा होएगी? अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन पीएच 12 हैव मोर वैल्यू, मतलब कि मोर वैल्यू मतलब मोर पावर। पीएच 12 मोर पावरफुल, यानी कि बेस बी जो है आपके पास ज़्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि इसकी पीएच की वैल्यू ज़्यादा है। तो आपको यहाँ से समझ में आया कि पीएच की वैल्यू ज़्यादा होगी तो बेसिस की बात कर रहे हैं, पीएच बढ़ेगा तो पावर भी बढ़ेगी बेसिस की, पीएच कम होगा तो पावर भी कम होगी बेसिस की। लेकिन अगर हम यही बात एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं तो एसिड का पीएच वैल्यू के साथ इन्वर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। अगर पीएच की वैल्यू ज़्यादा है तो एसिड्स की पावर कम हो जाएगी, और पीएच की वैल्यू कम है एसिड की पावर ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इनके बीच में आपस में इन्वर्स रिलेशन है। तो यहाँ से क्लियर हुई आपको बात। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, नोट रखनी है, पीएच इज जस्ट अ pure number not having any यूनिट्स। पीएच सिर्फ आपके पास एक प्योर नंबर्स हैं, इनकी कोई यूनिट्स नहीं होती। ये बात आपको अपने माइंड में ध्यान रखनी है। कहीं आप इसके साथ कोई यूनिट लगा दो, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, सिर्फ ये आपके पास एक प्योर नंबर होते हैं। और कुछ चीज़ आपको ये भी याद रखनी है, कुछ स्पेसिफिक वैल्यू हैं। अगर पीएच की वैल्यू लेस देन 7 है तो वो एसिडिक होंगे, लेस देन 7 एसिडिक। पीएच की वैल्यू मोर देन 7 है, 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक होंगे। पीएच की वैल्यू 7 के इक्वल हैं तो वो न्यूट्रल होंगे, ठीक है। तो ये कुछ ना ऐसा स्पेसिफिकेशन दी हुई है, आपको कुछ मेंशन किया हुआ है। अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम है तो वो एसिडिक में आएंगे, 7 से ज़्यादा हैं तो वो बेसिक में आएंगे, अगर 7 के इक्वल है तो न्यूट्रल आएंगे। अब ये तो नहीं है हर सब्सटेंस एसिड है बेस है, हर सब्सटेंस एसिडिक और बेसिक बिहेवियर को भी शो करेगा। कुछ सब्सटेंसेस न्यूट्रल भी होते हैं ना, तो उसे न्यूट्रल की बात की है, उसके लिए पीएच स्केल हमें 7 वैल्यू देगा। अगर हम किसी को टेस्ट करना चाहें तो हमें 7 वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से क्लियर हुआ
ठीक है। अब आपने ये तो पढ़ लिया, कुछ हाई है, कुछ लो है, कुछ ज़्यादा होते हैं, किसी की वैल्यू किसी की कम होगी, कैसे होती हैं ये, इसका कंसेप्ट क्या है वैसे, प्रॉपर कंसेप्ट क्या है पीएच का। यहाँ से तो आपको क्लियर हो गया सब कुछ, इसको नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे मेन कंसेप्ट पे आएंगे पीएच के, है तो मेन ये भी वैल्यूज़ निकालने के लिए पीएच, लेकिन अब हम ब्रीफली पढ़ेंगे पीएच के कंसेप्ट को। बच्चों आप ये फिगर देख सकते हो, आपकी एनसीईआरटी बुक की 2.6 फिगर है ये, ठीक है। ये स्केल दिखा हुआ है आपको पीएच वाला ही, कंसंट्रेशन के बेसिक पे। अब आप यहाँ से मेरे को एक बात बताओ, आपको पता है कि जो एसिड होते हैं, जो एसिड्स होते हैं वो H पॉजिटिव आयंस देते हैं जब पानी के अंदर टूटते हैं, गिव्स एसिड्स गिव्स H पॉजिटिव आयन इन वाटर, है ना, और बेसिस गिव्स OH नेगेटिव आयंस इन वाटर। जो एसिड्स है वो H पॉजिटिव देते हैं, बेसिस हैं वो OH नेगेटिव देते हैं, ठीक है। और पीएच क्या है, व्हाट इज पीएच, पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन, और पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन की पावर, यही कह सकते हो ना, हाइड्रोजन की पावर, है ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो पीएच स्केल है, हम उससे हाइड्रोजन की पावर को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन कितना पावरफुल है, कितनी H पॉजिटिव आयंस जो हैं मिली हैं, कितनी H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन है, जितनी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होगी और पीएच उतना आपका पावरफुल होगा, है ना। यही कह सकते हैं ना हम यहाँ से कि पीएच क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की पावर, हाइड्रोजन कितनी ज़्यादा पावर है, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज़्यादा पावर होगी और उतना ज़्यादा पीएच होगा, है ना। यही कह सकते हैं यहाँ से। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम हम जब एसिड को वाटर के अंदर डालते हैं तो जो एसिड है वही H पॉजिटिव आयन देता है, लेकिन यहाँ तो बेसिस की भी बात हो रही है, बेसिस तो H पॉजिटिव आयन देते ही नहीं है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि जो पीएच है वो हाइड्रोजन की पावर को बताएगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि बेसिस तो H पॉजिटिव आयन नहीं देते, ऐसा नहीं होता है। देखते हैं क्यों नहीं होता ऐसा। देखो, मान लो हमने एग्जाम्पल ले लिया एसिड में HCl का, हमने एसिड का HCl का एग्जाम्पल ले लिया है। अब HCl ब्रेक होगा H पॉजिटिव में, Cl नेगेटिव में। पानी का क्या दोष है, पानी ने कुछ पाप किया कि वो ब्रेक नहीं होएगा, पानी भी तो ब्रेक होगा, है ना। तो पानी भी टूट जाता है, पानी टूट गया H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। ये तो हमने एसिड की बात की है, ठीक है। मान लो मैंने अगर बेस का एग्जाम्पल ले लिया है, मैंने एक बेस का भी एग्जाम्पल ले लिया है। मान लो मैंने लिया है बेस में NaOH ले लिया है वाटर में, तो NaOH टूटेगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। पानी भी तो टूटेगा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, है ना, ऐसे टूटेगा ना। अब आप एसिड वाले केस में देख सकते हो कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। और बेस वाले में देख सकते हो H पॉजिटिव है, ये नहीं बात है कि नहीं है, H पॉजिटिव इसने भी दिया है, लेकिन इसमें OH की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। H पॉजिटिव इसने भी दिया है, ऐसा आप नहीं बोल सकते कि बेसिस H पॉजिटिव देते नहीं है आयंस। H पॉजिटिव बेस ने भी दिया है, लेकिन एसिड की कंपैरिजन में बेस ने H पॉजिटिव जो है कम दिया है। इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, नज़र आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि ये ज़ीरो वाला है, जो पीएच स्केल की वैल्यू ज़ीरो है, ये मोर एसिडिक है, हम ऐसे कह सकते हैं, ज़ीरो एसिडिक है, मोर एसिडिक है, ये मोर बेसिक है ना, यही बात है ना। तो हम अगर ये ज़्यादा बेसिक है, तो ये कम एसिडिक भी ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सेम लेस एसिडिक होगा। अगर ये ज़्यादा बेसिक है तो ये लेस एसिडिक होगा ना। अगर बेस ज़्यादा है तो एसिडिक बिहेवियर कम होगा, ऐसे भी मैं से बोल सकती हूँ, इसकी डिफाइन ऐसे भी हो सकती है। अब यहाँ से देख लो कि इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, H पॉजिटिव आयंस इसमें ज़्यादा हैं, तो ये यहाँ से इधर से
एसिडिक करेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एसिडिक बिहेवियर ज़्यादा है। एसिड के अंदर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो एसिड के साइड से ये थोड़ा वाइड ग्राफ बना है यहाँ से, ये सारे इसमें, क्योंकि इसमें H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। लेकिन इसके अंदर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम है, तो ये ग्राफ थोड़ा ऐसे यहाँ से थोड़ा कम वाइड हो गया, इतनी इतनी कंसंट्रेशन दिखाई है। इसके कंपैरिजन में बेसिक वाले की कंसंट्रेशन कम होगी, है ना, कम होगी ना। यहाँ पे OH की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है ना, क्योंकि, और यहाँ पे OH की कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पे OH की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो जैसे जैसे मैं मान लो मैं न्यूट्रल वाले पे खड़ी हूँ, अगर मैं इधर जाती हूँ, न्यूट्रल साइड से मैं इस साइड जा रही हूँ, तो एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। और मैं न्यूट्रल पे खड़ी हूँ कि अगर मैं इधर देखती हूँ, इधर जाती हूँ, तो मैं यहाँ देखती हूँ कि बेसिस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, क्योंकि यहाँ पे OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पे जाते हैं तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज होते हैं, यानी कि एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होता है। इधर जाती हूँ तो बेसिक इंक्रीज होता है, और बीच में खड़ी रहती हूँ तो मैं न्यूट्रल ही हूँ, ना मैं इधर जा रही हूँ ना मैं उधर जा रही हूँ, मैं न्यूट्रल पे पड़ी हुई हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये समझ में आया, इस पिक्चर से आपको क्लियर हुआ जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि बेसिस भी आपको H पॉजिटिव आयंस नहीं देते, बेसिस भी देते हैं। तो एक ग्राफ जो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपकी NCERT बुक के अंदर भी ये ग्राफ है, वहाँ पे भी बना हुआ है। बाय वर्ड्स अगर आपको रीड करना है तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, कुछ डाउट रहता है, नहीं कुछ समझ में आता है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट्स में अपने डाउट मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए यहाँ से। हाँ जी बच्चों, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, pH की इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। स्केल पे जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं आपको यूज़ में आएंगी, काम में आएंगी। ठीक है, तो इन्हें नोट कर लीजिए, इसे यहाँ से इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं। बच्चों, इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन डेली लाइफ। अब pH का क्या इम्पोर्टेंट रोल है हमारी डेली लाइफ के अंदर, उस चीज़ के बारे में हम देखते हैं। पहला है, आर प्लांट्स एंड एनिमल pH सेंसिटिव। क्या पेड़ और जानवर जो है pH सेंसिटिव हैं? कैसे कह सकते हैं बच्चों, हमारी बॉडी जो है, हमें ज़िंदा रहने के लिए, हमारी जो हम सर्वाइव कर रहे हैं, हमारी बॉडी की भी एक लिमिटेड pH की वैल्यू है। हम जी रहे हैं, हमारी बॉडी जो है उसकी pH वैल्यू कितनी है, 7.0 से 7.8 की रेंज तक, ये हमारी बॉडी की वैल्यू है, pH रेंज है जो हम सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक ठाक सर्वाइव कर रहे हैं। तो इस वजह से अगर ये वैल्यू उल्टी सीधी होती है, ऊपर नीचे जाती है, तो हमें प्रॉब्लम होती है, तकलीफ होती है। ठीक है, क्यों, pH की वैल्यू उल्टी सीधी हो गई है। सिमिलरली हर एक चीज़, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सांस लेने वाले जो चीज़ें हैं हमारे पास, हर चीज़ की अगर हम बात करते हैं, उनकी अपनी एक pH रेंज है, अपनी एक नैरो pH रेंज है, जिसको वो अटेन करते हैं और वो एक अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं। लेकिन अगर उस pH वैल्यू रेंज में अगर उसके अंदर कुछ भी डिफरेंस आता है, कुछ भी फ़र्क पड़ता है, तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती ही होती हैं। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं रेन वाटर की, रेन वाटर, बारिश का पानी, अगर बारिश का पानी है उसकी pH वैल्यू वैसे होती है 5.6। ठीक है, अगर पानी, बारिश का पानी अगर लेस देन 5.6 हुई इसकी वैल्यू pH की इसकी, तो वो कहलाएगी एसिड रेन, यानी कि बारिश के अंदर एसिड रेन। अब बारिश आ रही है, बारिश से जो पानी है, ये बारिश का पानी है, ये किस में जा रहा है, समुंदर में जा रहा है, वाटर्स में जा रहा है, रिवर्स में जा रहा है, ये सारी एसिड रेन हो रही है। ये रिवर्स के अंदर भी तो जा रही है, ये रिवर्स के अंदर जा रही है, रिवर्स के अंदर जा रही है। रिवर्स के अंदर आपके पास क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, है ना, एक्वेटिक एनिमल्स हैं। अब इस एसिड रेन का जो pH है वो लेस देन है 5.6।
अब इस रिवर का कुछ पीएच था लिमिटेड, इसका कुछ लिमिटेड पीएच था, कुछ रेंज थी। अब ये एसिड रेन वाला पानी इस रिवर के अंदर जा रहा है, तो इस पानी का जो लिमिटेड पानी की रेंज थी उसके पीएच को क्या कर देगा, लो कर देगा। कम कर देगा इसके पानी के पीएच को, रिवर्स के। अब पानी के अंदर क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं। अब उन एक्वेटिक एनिमल्स को अपनी सर्वाइवल में क्या आएगी, दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत आएगी, क्योंकि अब उसके अंदर एसिड रेन हुई है, पानी जो है एसिडिक में एसिडिक हो गया है नेचर में, और उनको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना, पीएच की वैल्यू अगर कम हो जाएगी। तो हमारी जो है प्लांट्स और एनिमल के लिए भी जो है पीएच सेंसिटिव होता है। यहाँ से आप पता लगा सकते हो कि पीएच जो है सेंसिटिव रहता है। समझ में आई ये सारी बात आपको? अगर आपको ये बायवर्ड्स पढ़नी है, आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर दी हुई है, ठीक है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं इसको। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं और देखते हैं पीएच का इंपॉर्टेंट क्या है, रोल आपका डेली लाइफ में। सेकंड है पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, हमारी बॉडी की रेंज भी क्या है, मैंने आपसे बात की तो मैंने आपको बताया है हमारी बॉडी की नॉर्मल रेंज है, पीएच की नॉर्मल रेंज है, पीएच की नॉर्मल रेंज कितनी बताई मैंने आपको, 7.0 से लेके 7.8 तक, इतनी बताई है ना मैंने आपको। अब आपके लिए ना एक बात एक्साइटेड होगी, जब हमारा जो स्टमक है वो HCl प्रोड्यूस करता है। HCl क्या है, एसिड प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो जो HCl प्रोड्यूस करता है उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमारी बॉडी को वो कुछ इफेक्ट नहीं करता। लेकिन अगर यही एसिड बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, फिर ये हमें हार्म करता है। मान लो अब कई बार हम खाना खाते हैं तो हमें क्या होती है, जलन होती है, कह देते हैं ना एसिडिटी होगी है ना। क्यों होती है वो एसिडिटी, क्यों, हमारा जो ये पीएच वाली वैल्यू है ये अपने नॉर्मल रेंज से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये पीएच रेंज क्या है, 7 न्यूट्रल वाली है, मतलब न्यूट्रल रेंज में ही हमारे पीएच की बॉडी की वैल्यू है। चाहे एसिड हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है HCl, अगर ये ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हमें एसिडिटी होती है, हम प्रॉब्लम होती है, जलन होती है, पेन होता है, सब कुछ होता है। तो हम क्या करते हैं, हम उस पेन से रिलीफ पाने के लिए हम क्या लेते हैं, एंटासिड्स लेते हैं। एंटासिड्स में क्या आती है हमारे पास, इनोलेली, है ना, ये सब हम लेते हैं। क्यों लेते हैं, इन सबको एंटासिड बोलते हैं। क्यों, वो एंटासिड क्या है, बेसिक है नेचर में, वो बेस है, वो क्या कर देते हैं, एसिड के इफेक्ट को कम कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसीलिए हम एंटासिड्स का यूज़ करते हैं। तो एंटासिड्स का यूज़ यही है, वो बेसिक होते हैं नेचर में और एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं, और हमारे जो पीएच की वैल्यू है वो न्यूट्रल हो जाती है, और हमें प्रॉब्लम से, हमें जलन से, दुख से, तकलीफ से, पेन से, सबसे क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पीएच का आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कितना ज़्यादा रोल है। ठीक है, नेक्स्ट है पीएच चेंज एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके। टूथ मतलब सड़न होना, जलन होना टीथ में, उसका भी इसमें भी रोल है। अब जो हमारा माउथ का पीएच है उसकी भी रेंज होती है 5.5 रेंज होती है हमारी पीएच की। मैंने पीएच वाले स्केल की आपको वैल्यू लिखवाई हुई है ना। अब आप देखो, कई बार आप खाना खाते हो, ठीक है, खाना खाते हो, ऑब्वियस बात है, रात को खाना खाया है, खाना खाने के बाद कुछ पार्टिकल्स खाने के आपके मुंह में रह गए, दांत में लगे रह गए, है ना, फिर वो दांत में लगे रह गए हैं। अब आपका जो सलाइवा है, वो सलाइवा आपके जो मुंह में पार्टिकल्स रह गए हैं खाने के, उनके साथ क्या कर जाता है, मिक्स कर जाता है, बैक्टीरिया बन जाता है मुंह के अंदर आपके, और फिर क्या होता है, एसिड प्रोड्यूस होता है। फिर क्या होता है, एसिड प्रोड्यूस हो जाता है आपके माउथ में। अब ये एसिड ना प्रोड्यूस हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सब ना हो। एसिड प्रोड्यूस हो गया है, आपको जलन हुई है, दांत में दर्द हो रहा है, डिके हो गया है ना, दांत खराब हो गए हैं, कीड़ा लग गया दांत में, मतलब तो इस चीज़ क्या है, इस चीज़ से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे इस चीज़ को कम कर सकते हैं। अगर आप टीथ में रात को ब्रश करके सोएं, इसीलिए कहते हैं ना खाने के बाद ब्रश करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, दांत खराब हो जाते हैं। क्यों खराब हो जाते हैं, यही रीज़न है कि खाने के पार्टिकल्स आपके मुंह में रह जाते हैं, फिर वो सलाइवा के साथ मिलकर बैक्टीरिया बनाते हैं, फिर उससे आपके मुंह में एसिड प्रोड्यूस होता है। क्यों, पीएच की वैल्यू जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है ना। और इससे आपके जो है एक आपके टीथ के अंदर प्रेजेंट है टूथ इनेमल आपके पास एक प्रेजेंट है, ठीक है, उसको भी ये इफेक्ट करता है। ये सबसे हार्डेस्ट जो है सब्सटेंस है आपके टूथ के
टूथ की, उसको भी इफेक्ट करता है। तो इसका इफेक्ट को कम करने के लिए हमें क्या करना है, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना है, टूथपेस्ट का यूज़ करना है। टूथपेस्ट भी में क्या प्रेजेंट है, बेस है। एसिड जो प्रोड्यूस होगा, एसिड के इफेक्ट को कौन कम करेगा, बेस कम करेगा। वो बेस क्या करेगा, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इसीलिए पीएच चेंज टूथ डिके को कॉज करता है, उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके पास जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में प्रेजेंट है, जैसे मैंने आपको समझाया है। अगर आपको बाय वर्ड्स पढ़ना है तो आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर ये गिवन है। नेक्स्ट, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेफेयर। अब आप देखते हो कई बार आपको कुछ काट जाता है, जैसे कि आप किसी बात लेते हो, बी की बात लेते हो, बी मक्खी ने काट लिया, बी या कुछ भी आपके वो कट कर जाती है। मान लो ने आपको क्या करा है, कट किया है। कट करने के बाद हुआ क्या है, उनके अंदर से जब उन्होंने कट किया है क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और उस एसिड प्रोड्यूस होने से आपको क्या होता है, जलन होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है, दर्द होता है। फिर कई बार आपने सुना होगा ना फटाफट से कि इसके ऊपर साबुन लगा लो या कुछ लगा लो। साबुन सॉप क्या होती है, बेस होते हैं, बेस होता है। तो एसिड जब उनके कट करने से, बी के कट करने से अगर उसने क्या प्रोड्यूस किया है, एसिड प्रोड्यूस किया है, आपको जलन हो रही है, आपको तकलीफ हो रही है, तो उस जलन को, उस तकलीफ को कम करने के लिए आप किसका यूज़ कर सकते हो, बेस का यूज़ कर सकते हो। बेस क्या करता है, एसिड के इफ़ेक्ट को कम करता है। तो यहाँ से ये पॉइंट भी क्लियर हुआ कि पीएच का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपकी डेली लाइफ में। तो यहाँ से आप अपने आंसर लिख सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको बाय वर्ड्स पढ़ना है तो आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, यहाँ से पॉइंट्स को टिक कर लीजिए। वैसे तो बुक में दिए ही हुए हैं आपके। हाँ जी बच्चों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर ज़रूर बताना। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता वो भी अपने कमेंट्स में मेरे को बताना, ठीक है, ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ, ठीक है। जो पीएच वाला लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो अपने क्वेश्चंस के आप आंसर लिख सकते हैं अगर आपको रीज़न पता है, ठीक है। और जिस बच्चे ने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रेजेंट है, लिंक पर क्लिक करिए और पिछली वीडियोस को ज़रूर देखिए, ठीक है। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उन दोनों का भी जो लिंक है आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है, लिंक पर क्लिक करिए, टेलीग्राम पर ज्वाइन करिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए उसे लाइक करना, कमेंट्स करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मेरी वीडियोस की टाइमली मिल सके, ठीक है। और अगर आपको ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब पक्का करना, डेफिनेटली करना, ठीक है। सो आज की वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है। अब हम मिलेंगे नई वीडियो में एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ, यानी कि इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब हमने एसिड बेसिस को पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। उसकी रिएक्शन देख ली, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली, उसकी डेफिनेशन देख ली और पीएच के बारे में पढ़ लिया। अब हम चैप्टर का नाम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स है, सॉल्ट्स के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे। तो सॉल्ट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गुड बाय।